अब आता है सेक्शन 2, वन और मोर देन वन करेक्ट आंसर्स। प्रस्तुत है क्वेश्चन नंबर 5, काइनेटिक्स से है। For a first order reaction, R giving you P at a given temperature, K is the rate constant. R giving you P, K is the rate constant. First order reaction है, ठीक है। The concentrations of R and P at time t are R and P respectively, which is fine. The correct graphical representations for this reaction is R. Concentration of P versus time. अभी ग्राफ अपने आप में बड़ा अद्भुत है। कभी भी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ हो आप देखें, इक्वेशन से देखना तो बात की बात है, जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। इसका मतलब टाइम इन्फिनिटी में जाएगा तो अनंत कंसंट्रेशन हो जाएगा। क्या वास्तव में किसी प्रोडक्ट को इनफाइनाइट बनाया जा सकता है? कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। अरे हद से हद पूरा आर रिएक्ट करके पी बन जाएगा, तो नॉनसेंस है। हाँ, तो बगैर इक्वेशन देखे, बगैर विचार करे, ये तो श्योर शॉट गलत है, इसमें समय नष्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं बी, सी और डी को। डी बिल्कुल दिख रहा है, रेट कांस्टेंट के वक्त के साथ बदल रहा है, नहीं बदल रहा, कांस्टेंट तो नाम में ही कांस्टेंट है। हाँ, तो ये तो सही है, बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तभी कांस्टेंट है, और यहाँ पर हम मान के चल रहे हैं कि गिवन टेम्परेचर बोला है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। अब dp बाई dt और dr बाई dt दो आइटम बच गए। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो माइनस dr बाई dt इज इक्वल टू k टाइम्स r, ठीक है। तो dr बाई dt अगर आप देखें वर्सेस r ना, r अगर रिएक्टेंट है तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं r का, dr बाई dt बढ़ता जा रहा है। ये है क्या चीज, क्या चल रहा है ये? तो माइनस dr बाई dt बराबर kr, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। अब dr बाई dt क्या है? y, y इज इक्वल टू माइनस k टाइम x, बिकॉज r इज x। तो ये ग्राफ ऐसा आना चाहिए था, ये तो ऊपर जा रहा है। इसका मतलब टाइम जब बढ़ेगा तो जैसे जैसे dr बाई वक्त बीतेगा, टाइम बढ़ेगा, तो उसके साथ साथ रिएक्टेंट तो कम होगा ना। रिएक्टेंट कम होगा तो dr बाई dt भी कम ही होना चाहिए। ये ऐसे की बजाय ऐसे, तो ये ग्राफ सही है नहीं, है सही नहीं है, तो बी भी एक गलत ऑप्शन है। सी में क्या है? सी है dp बाई dt। अरे वाह, ये क्या है? अब आप देखिए p क्या है। मान लीजिए ये था r0 था, ये शुरू में 0 था, r0 माइनस x, तो ये हो गया x, या जो भी है। तो कंसंट्रेशन ऑफ P कितना है? P है x, विच इज हाउ मच? x इज, दिस इज R, तो P इज R इनिशियल माइनस R। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो R इज, दिस इज R0, 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस KT, ऐसा आ जाएगा। हाँ जी, अगर ऐसा आ जाएगा तो dp बाई dt क्या हो जाएगा? dp बाई dt हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। r0 तो ठीक है जो है, दिस इज r0, दिस इज k e रेज़ टू माइनस kt, इस तरह से। नाउ dp बाई dt वर्सेस t चाहिए था, एक्सपोनेंशियल t के है। हाँ जी, ठीक लग रहा है, बिल्कुल। तो c सही है, जी हाँ सही है। तो करेक्ट आंसर्स आर सी एंड टी। सरल क्वेश्चन है, टफनेस इंडेक्स अगर 10 का माने, मुश्किल से 5, मोर देन 1 करेक्ट है तो 6, 6.5 मान लीजिए, इतना ही है। बस सावधानी से विचार करके, बिल्कुल इनिशियल पोर्शन है काइनेटिक्स का, अगर आप करेंगे इजीली हो जाएगा। अब बारी है क्वेश्चन नंबर 6 की। मजेदार क्वेश्चन है। Xg प्लस F2 1:5 रेशियो 873 केल्विन 7 बार से मिलता है P। अगर आप चाहें तो Xg और F2 का रिएक्शन याद करें, उसमें अलग अलग कंडीशंस पर XgF2, XgF4 और XgF6 बनाया जाता था। स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो का महत्व नहीं था, चित्र विचित्र कंडीशंस दी होती थी, और अगर आप बिल्कुल तोते और आपने रट रखा है, आपकी जय हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ उसके बगैर भी चल जाएगा काम। कैसे? अब ये तो पता है ये कोई ज़ेनॉन का फ्लोराइड है, इसका मतलब या तो ये XgF2 या XgF4 या XgF6 में से कुछ हो सकता था।
अब आपने उसी को O2F2 से रिएक्शन कराया और O2 निरी बना दी, तो इसका मतलब इसने फ्लोरीन खिला दी। तो अगर P ने फ्लोरीन खा ली तो इसका मतलब P XeF6 तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि XeF6 और तो फ्लोरीन खा ही नहीं सकता, मतलब तो हाईएस्ट फ्लोराइड हो गया। तो ये या तो XeF2 होगा या XeF4। संभावनाएं XeF4 की ही प्रबल हैं। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन भी आपने काफी ली है, कम नहीं ली है। ठीक है, और अगर XeF4 से शुरू करें तो ये बन जाएगा XeF6। हाँ जी, इसकी एक अच्छा XeF6 की भी हिंट है। क्या? कंप्लीट हाइड्रोलिसिस बोला है। XeF6 एक ऐसी चीज है जो पार्शियली हाइड्रोलिसिस हो जिसकी, तो XeOF4, थोड़ी और हो तो XeO2F2, फिर पूरी हो तो XeO3, ऐसे बनता है। अगर उससे छोटे वाले होते XeF2 XeF4 तो उनकी तो कंप्लीट ही हो सकती है, इनकम्प्लीट तो हो ही नहीं सकती। तो कहीं ना कहीं एक हिंट भी है कि ये Q और कुछ नहीं, ये तो पक्का XeF6 ही है, जो कि और कुछ होता तो कंप्लीट शब्द लिखने की आवश्यकता थी ही नहीं, उनका तो कंप्लीट ही होना था और कुछ हो भी नहीं सकता था। खैर, R क्या बन सकता है? XeO3 प्लस HF। अच्छा लग रहा है सुनने में। ठीक है, ये संभावनाएं हैं। वैसे तो हाइड्रोलिसिस में Xe भी बन जाती है और भी कुछ ड्रामा हो सकता है, लेकिन उसकी चर्चा यहाँ करी नहीं गई है। ये इसी के साथ साथ H2XeF4 भी हो सकता था, सॉरी H2XeO4। इसी को पानी में डाल दो तो ये भी बन जाता है। अब क्या बनाना है क्या नहीं, ऑप्शंस पढ़कर देखते हैं। A, P has 2 lone pairs of electrons on central atom। अगर वो XeF4 है तो XeF4 में 2 लोन पेयर होते हैं, बात तो ठीक है। Q has perfectly octahedral geometry। हाँ, ये Q की जितनी जांच पड़ताल हो रही है, ये XeF6 है जो कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल थी, तो ये झूठ बोला जा रहा है। ठीक है, Q कैन एक्ट एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। जी हाँ, xenon के जितने भी फ्लोराइड्स हैं, XeF2 XeF4 XeF6, ऑल ऑफ देम कैन वेरी वेल फंक्शन एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। और D, द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ R इज ट्राइगोनल पिरामिडल। XeO3 हो सकता है आप कहें कि फिर इसको क्यों नहीं ले लिया आपने? H2XeO4 sp3d हाइब्रिडाइज्ड बहुत ही पुअर स्ट्रक्चर, अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है, और लार्जली सच तो ये है कि इक्विलिब्रियम बैकवर्ड ही शिफ्टेड रहता है। जेई का क्वेश्चन था, न जाने किस रूप में आ जाए भगवान, इसलिए मन की संभावनाओं में से रखा अवश्य था। पर जब उन्होंने ट्रायगोनल पिरामिड वगैरह का अपना रूप प्रकट किया तो फील भी आ गई कि हाँ ठीक है, XeO3 होने के चांसेस प्रबल थे भी सही और बैठ भी रहा है, तो चुन लेना चाहिए, यही सोचा होगा उन्होंने। ACD ये सही उत्तर नजर आ रहे हैं किसमें? नोबल गैस पर आधारित इस प्रश्न में। And this brings us to the very beautiful question number 7, which says the correct statements regarding the periodic properties of elements is are। periodic table का क्वेश्चन है। Second ionization enthalpy of carbon is less than boron। कार्बन और बोरॉन 1s2 2s2 2p2 2s2 2p1 फर्स्ट आयनाइजेशन, ये बनाएगा 1s2 2s2 2p1 और ये बनाएगा 1s2 2s2 2p0। ये तो गया। और जब सेकंड आयनाइजेशन आप करेंगे तो यहां पर तो p सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पर बोरॉन के केस में आपको s सबशेल से इलेक्ट्रॉन निकलवाना पड़ेगा, जो ज्यादा मुश्किल है। तो ये सच है कि भले ही बोरॉन थोड़ा हल्का हो, न्यूक्लियर चार्ज कम हो, पर फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल या ज्यादा क्लोजर न्यूक्लियस के s ऑर्बिटल है, उससे अगर आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं थोड़ा महंगा पड़ेगा और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी अधिक हो जाएगी, कि ये सेकंड आयनाइजेशन में निकलेगा। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि कार्बन की बोरॉन से कम होगी, सत्य बोल रहे हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनके सेम हैं 10, और न्यूक्लियर चार्ज जैसे जैसे बढ़ जाएगा आयनिक रेडियस छोटी हो जाएगी, सही बोला जा रहा है। एंड सी, अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस इन सॉलिड स्टेट डेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज मोर देन डेंसिटी ऑफ सोडियम। नॉट रियली, एक्चुअली एक तो अल्कली मेटल्स हल्के फुल्के होते हैं, एटॉमिक साइज जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आप देखेंगे डेंसिटी बेचारों की कम हो जाती है प्रायः। तो ये कोई बहुत सही बात तो नहीं लग रही, ठीक बात नहीं बोली जा रही है।
और डी द HH बॉन्ड इज वीकर देन FF बॉन्ड, ना ना ना, लोन पेयर तीन तीन लोन पेयर है हर फ्लोरीन पर, डटे हुए भीषण रिपल्शन होता है, जिसके चलते FF बॉन्ड बहुत वीक हो जाता है। हाइड्रोजनों का बॉन्ड बहुत तगड़ा होता है, बॉन्ड लेंथ भी बड़ी शॉर्ट है और बढ़िया कोवलेंट बॉन्ड है, तो ये भी बात झूठ है। तो सही उत्तर है ए बी इज करेक्ट, यस, ए बी इज वंडरफुली करेक्ट इन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 लौटते हैं ऑर्गेनिक क्यूर, और यहां है इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस P, Q, S एंड T आर द मेजर प्रोडक्ट्स। देखें क्या है, एनिलीन का आपने एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कराया, क्या बनाएगा? सबसे पहले ये बन जाएगा NHCOCH3, फिर नाइट्रेशन करा रहे हैं ठंडे ठंडे में, तो पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लग जाएगा, ये P बन रहा है। फिर उसमें क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, तो शायद इसकी हाइड्रोलिसिस करके निकाल देंगे, और फिर डाई एसिटाइजेशन कर रहे हैं। तो एसिड डाला है तो इसको हाइड्रोलिसिस करके निकाल दिया, और जब डाइजेशन किया तो यहां पे बन गया N2+, ठीक है। आखिर Q, ये Q है, एक रास्ते ये चले और यहां पर रुक गए। फिर क्या बोला है, एक ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। Q ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनॉल जनरेट्स एन एरोमेटिक एल्डिहाइड। BDC को अगर आप ETOH से ट्रीट करते हैं, इथेनॉल गेट्स ऑक्सीडाइज्ड टू CH3CHO, वो एक हाइड्राइड देकर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को रिड्यूस कर देती है, किसमें? बेंजीन रिंग में। बढ़िया रिएक्शन है, बेहतरीन, विचित्र, थोड़ा अंदाजा ही होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑक्सीडाइज कौन होता है? इथेनॉल, और एसिटाल्डिहाइड बनता है। यहां पर एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं बनता, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ये गलत बात है। फिर बोला है सी में P इज अ डाई नाइट्रो कंपाउंड। डाई नाइट्रो कहां है? इतना बड़ा ये रिंग, ये लहरा रहा है ग्रुप, ऑर्थो पे तो फटक नहीं देगा किसी को, और नाइट्रो लग जाने के बाद वैसे भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक की टेंडेंसी कम हो जाती है, ठंडक भी बहुत है, कोई बहुत ज्यादा हीट नहीं किया है आपने उससे, ठीक है। एक बहुत है, ये भी झूठ है, दो जगह फॉल्स हो गया, मोर देन वन करेक्ट है, तो क्या बचे हुए सही होंगे? देखते हैं। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन को O2 NHCO3CO2, इसमें तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड सिंथेसिस कराई है, और अगर आप देखें तो सबसे पहले तो इसमें मिलेगी फिनॉल, NaOH और CO2 कॉल्बेज सिंथेसिस, और आपको मिल जाएगा COOH, ये दो काम करके यहां पर सैलिसिलिक एसिड है S। अच्छा, फिर अगर सेकंड ऑप्शन देखें, S गिव्स अ पॉजिटिव थैलीन डाई टेस्ट। थैलीन डाई टेस्ट क्या बोला है? फिनोफ्थलीन बनती थी जिससे, थैलिक एनहाइड्राइड है, उसमें फिनॉल टपकाइए, थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालिए, वार्म कीजिए, और उससे आपकी फिनोफ्थलीन बना करती थी। टिपिकली ये फिनॉल से टेस्ट आंसर करती हैं। आपके पास क्या फिनॉलिक ग्रुप है? हाँ है, और अगर उसमें थैलिक एनहाइड्राइड और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कुछ बूंदे टपकाएंगे तो क्या उनसे एक डाई मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। सारे फिनॉल से टेस्ट देते हैं तो सैलिसिलिक एसिड भी जरूर देगा। तो क्या ये सही है? ये सही है, बी इज करेक्ट। एंड डी इज टी इज अ कलर्ड कंपाउंड। टी क्या बोला है? और देखें, एस हमने बना लिया है, इसमें क्यू मिलाना है। क्यू क्या है? क्यू इज ये वाली चीज, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का नाइट्रो डेरिवेटिव है। नाइट्रो का कोई ग्लैमर नहीं है। बीडीसी भी अगर है आपके पास, बेंजीन डाइजोनियम कटायन है, तो आराम से वो कलर्ड, स्टैंडर्ड कलर डाई टेस्ट है फिनॉल के साथ, तो बहुत ही क्लासिक है, देगा ही देगा, रंग बिरंगा डाई बनेगा, बिल्कुल बनेगा। अच्छी बात बोल दी आपने, तो इससे ज्यादा की आवश्यकता थी भी नहीं इसमें। बी और डी करेक्ट है। मैं फिर बार बार आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैकेनिज्म की जितना हाईलाइट किया जाता है, स्यापा किया जाता है ऑर्गेनिक को लेकर, प्रश्न जो एक्चुअली जो एडवांस में आ रहे हैं, देखिए ये सारे हमारे उस चैप्टर से आ रहे हैं जो कि ऑल इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, छोटा सा चैप्टर है, उसमें ही सारा काम हो रहा है। बहुत भीषण मैकेनिज्म्स की आवश्यकता नहीं है, लोग पुराने उसी ढर्रे पर टिके हुए हैं। इसको देखते हैं, ये क्या है? द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द शुगर्स इज आर। अरे वाह, क्या है? द गिवन है स्पेसिफिक रोटेशंस ऑफ L- ग्लूकोज एंड L+ फ्रुक्टोज आर अक्कड़ एंड बक्कड़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है,
जो भी है बातें हो रही हैं, देखा जाएगा। On treatment with nitric acid, gluconic acid is oxidized to saccharic acid, okay, whereas glucose is not oxidized to saccharic acid. अब अगर आपको याद हो ग्लूकोनिक और सैकरिक एसिड्स है क्या भला? ग्लूकोज आपको याद है CHO, पर ऑफ कोर्स CHOH टक 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 और अंत में CH2OH, राइट। अगर ये CHO ऑक्सीडाइज होकर COOH बन जाए तो हम कहते हैं ये है ग्लूकोनिक एसिड। और अगर टॉप और बॉटम दोनों ये भी ऑक्सीडाइज होकर बन जाए COOH तो हम बोल देते हैं कि ये है सैकरिक एसिड। अच्छी बात है, ये सच है कि CHO ग्रुप बहुत मजे से ऑक्सीडाइज हो जाता है, कोई संदेह नहीं है। लेकिन ये कहना कि ग्लूकोनिक एसिड ऑक्सीडाइज हो गया मतलब ये अगर ऊपर COOH है तो नीचे वाली दुम ऑक्सीडाइज हो गई और जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, ये तो गलत बात है। ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन जब होता है तो पहले ग्लूकोनिक एसिड और उसके बाद सैकरिक एसिड लाइन से ही बन जाते हैं। तो ये तो कोई बहुत अच्छी बात नहीं बोली है, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। फ्रुक्टोज गिव्स अ पॉजिटिव फेलिंग्स टेस्ट, ठीक है, बिकॉज इट आइसोमराइजेस टू ग्लूकोज एंड अनदर एल्डोहेक्सोज इन द प्रेजेंस ऑफ फेलिंग्स रिएजेंट। ये ठीक बात है कि फ्रुक्टोज कीटोन होने के बावजूद फेलिंग्स रिएजेंट टेस्ट दे देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, तो ये ठीक बोला जा रहा है। फिर C, invert sugar is an equimolar mixture of D-glucose and D-fructose। सच है, सुक्रोज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो 1 मोल सुक्रोज से बनता है 1 मोल D-glucose और D-fructose formed after hydrolysis of corresponding disaccharide। सच है। इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं? डी सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, उससे जो डी ग्लूकोज और डी फ्रुक्टोज बनते हैं, डी ग्लूकोज, अब यहाँ देखो एल ग्लूकोज का डेटा दिया है तो डी कैसा होगा? डी ग्लूकोज होगा डी प्लस ग्लूकोज, ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, प्लस 52.5 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन होगा। एल का मिरर इमेज है डी, तो बस मैंने प्लस का माइनस कर दिया और कुछ नहीं किया है। और यहां पर डी फ्रुक्टोज जो बनेगा वो भी होगा डी माइनस फ्रुक्टोज, ये लीवो रोटेटरी होता है और स्पेसिफिक रोटेशन भयानक -92.5 डिग्री। अच्छा, तो इसका मतलब नेट अगर 1 मोल दोनों के बन जाएंगे, 1 मोल इसका प्लस 1 मोल इसका, तो 52 माइनस 92 तो -40 डिग्री, मतलब नेगेटिव तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा? इन्वर्ट शुगर अब लीवो रोटेटरी हो जाएगी। तो जो सुक्रोज पहले डेक्स्ट्रो था अब लीवो रोटेटरी हो गया, इस वजह से नाम आता है इन्वर्ट, और सारे मीठे होते हैं तो इन्वर्ट शुगर। ठीक बोल रहे हैं, तो ये डेफिनेशन ही है उसकी, तो ठीक है बता दिया, अच्छा किया। और लास्ट है स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ इन्वर्ट शुगर इज -40 डिग्रीज। एक बार को मन मोहित हो सकता है आपका, क्यों? -52 और +92 या उसका उल्टा जो है उससे -40 की फील तो आती है, पर ध्यान रखिएगा ये 1 मोल ग्लूकोज का प्लस 1 मोल फ्रुक्टोज का मिलाकर है। तो स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब होता है टोटल 1 मोल सोल्यूट हो। तो इन्वर्ट शुगर का 1 मोल, इन्वर्ट शुगर का 1 मोल मतलब इसके आधे मोल लेने पड़ेंगे। हाफ मोल लोगे तो ये -40 नहीं -20 डिग्रीज आ जाएगा। अच्छा, टोटल 1 मोल, टोटल 1 मोल ऑफ इन्वर्ट शुगर, और इन्वर्ट शुगर इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। तो आपको हाफ मोल और हाफ मोल लेने पड़ेंगे इनके, तब आप स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक मतलब 1 मोल सोल्यूट जिसमें आधा मोल ईच है, तब नपेगा। तो बाबू -20 डिग्रीज होगा, 40 नहीं, इसलिए डी गलत है। तो सही उत्तर आएगा BC। जी हाँ, BC विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।